हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कशन करेंगे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी को 10 दिन में कैसे कंप्लीट करें और प्रॉपर एक स्ट्रेटजी मैं आपको बताने वाला हूं और कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके चारों पेपर में मैं उसको डिटेल से एनालिसिस करने वाला हूं एंड उसके साथ साथ मैं बताने वाला हूं कि आपको एग्ज़ाम हॉल में टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है और आपको कॉपी कैसे लिखनी है। तो ये सभी वीडियो बेनिफिशियल होने वाली है सभी यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स के लिए जहाँ पर भी रिटन एग्ज़ाम होता है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और पूरा देखिएगा और आपके जो भी डाउट होंगे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। तो चलिए मैं आपको पहले बता दूं कि आपको लास्ट 10 डेज़ में आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो देखिए कि लास्ट 10 डेज़ में आपका जैसे ये 4 पेपर होते हैं, ये प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया यूनिवर्सिटी में ये चारों पेपर होते हैं, दार्शनिक व सामाजिक परिप्रेक्ष्य, मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य एंड स्कूल मैनेजमेंट हाइजीन और समावेशी शिक्षा। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में थोड़ा बहुत सिलेबस डिफरेंट होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कर लीजिएगा। एंड चलिए मैं आपको बता दूं कि अब आपका टाइम मैनेजमेंट आपको कैसे करना है एग्ज़ाम हॉल के बारे में मैं बता रहा हूं। जैसे आपका राजेंद्र सिंह रज्जू भैया यूनिवर्सिटी में 2 घंटे का पेपर होगा, मतलब आपका पेपर 120 मिनट का होने वाला है। तो इसी के अकॉर्डिंग आप अपना टाइम मैनेजमेंट करना है। जैसे आपको 3 शॉर्ट आएंगे, 4 आपके लघु उत्तरीय आएंगे और आपके 2 लॉन्ग आएंगे, मतलब 3 वेरी शॉर्ट है जो आपको 50 वर्ड्स में लिखना है। ये आपको 200 वर्ड्स में लिखना है, ये 500 वर्ड्स में आपको लिखना है। तो इसी के अकॉर्डिंग आप जैसे 2 लॉन्ग है तो आप इसको अगर 20-20 मिनट्स दे सकते हैं और इसको आप 12-12 मिनट्स दे सकते हैं पर क्वेश्चन, एंड इसको भी आप 6 to 7 मिनट्स दे सकते हैं। आपकी राइटिंग स्किल कितनी तेज़ है, आप कितना तेज़ लिखते हैं, उसके अकॉर्डिंग इसे आप अपना मैनेज कर लीजिएगा। ये एग्ज़ाम हॉल से पहले कर लीजिएगा जिससे आपको वहाँ पर प्रॉब्लम ना आए। एंड उसके बाद मैं आपका अब इम्पॉर्टेंट टॉपिक, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स यही कमेंट कर रहे थे कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करके जाना चाहिए। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट पेपर जो आपका है दार्शनिक एवं मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में, सॉरी ये दार्शनिक एंड सामाजिक परिप्रेक्ष्य होगा। एंड इसके बाद मैं अब आपको देखिए कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक सभी पेपर्स में आपके 4-4 यूनिट हैं, तो चारों यूनिट का मैंने कवर किया है। तो देखिए कि पहले आपका जो फर्स्ट पेपर है उसमें आपको एजुकेशन मतलब शिक्षा का अर्थ आना चाहिए, परिभाषा, प्रकृति और उसकी एजेंसीज़ क्या है, मतलब कि शिक्षा कौन कौन सी एजेंसीज़ प्रोवाइड कराती हैं, औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, ये सभी चीज़ें आपको एक प्रॉपर नॉलेज इसका होना ज़रूरी है। एंड इसके बाद आपको दर्शन के बारे में पता होना चाहिए कि दर्शन क्या है, शिक्षा और दर्शन में क्या संबंध है, शिक्षा दर्शन को कैसे प्रभावित करती है एंड दर्शन शिक्षा को कैसे प्रभावित करती है, ये दोनों एस्पेक्ट आपको पता होने चाहिए। इसीलिए मैंने यहाँ पर बोथ साइड लिख दिया है। अगर इतना आप फर्स्ट टॉप मतलब यूनिट से कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। देखिएगा आपका पेपर जो आएगा इसी के इर्द गिर्द 90% प्लस आपका क्वेश्चन इससे टच कर जाएगा, क्योंकि मैंने पूरा सिलेबस कवर किया है प्रॉपर यूनिट वाइज। देखिए कि आपको यूनिट 1 में इतना ज़रूर पढ़ के जाना है, ये इम्पॉर्टेंट है। एंड इसके बाद देखिए कि आपका यूनिट 2 में क्या पढ़ के जाना है। यूनिट 2 में आपको दर्शन पढ़ना है, जैसे एम के गांधी का दर्शन क्या है, महात्मा गांधी जी का दर्शन एजुकेशन के संदर्भ में क्या है, विवेकानंद जी का क्या है एंड गिज्जू भाई। ये आपके सिलेबस में तीनों हैं, इसमें से कम आपको 2 के बारे में अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए और ये हर साल रिपीट होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसमें से आपका कोई ना कोई तो ज़रूर पूछा जाएगा। एंड उसके बाद जो आता है आदर्शवाद, प्रकृतिवाद एंड प्रयोगवाद, ये भी 3 टॉपिक्स हैं। इसमें से 2 टॉपिक्स या एक टॉपिक्स तो आपको ज़रूर आएगा, इसमें से आपको एक लॉन्ग आंसर में भी मिल सकता है तीनों में से। तो उसके अकॉर्डिंग इसको तैयार कर लीजिएगा। अदरवाइज़ इसका सारे का रफ फिगर आपके दिमाग में होना चाहिए कि इसमें आपको पास कंटेंट प्रॉपर होना चाहिए। एक बार आदर्शवाद पढ़ लीजिएगा, उसका क्या कॉन्सेप्ट है, प्रकृतिवाद का क्या कॉन्सेप्ट है, प्रयोगवाद का क्या कॉन्सेप्ट है, इतना आपको पता होना चाहिए। एंड मॉडर्न थिंकर में आप पाउलो फ्रेरे या इवान इलिच भी हैं, उनमें से किसी एक को पढ़ लेंगे तब भी आपका काम हो जाएगा। एंड जे कृष्णमूर्ति जी इंडिया के हैं, तो इनको भी पढ़ सकते हैं ये मॉडर्न थिंकर में। दिस इज़ सफिशियंट, मतलब आपका ये सफिशियंट है यूनिट सेकंड के लिए। एंड अब आपका थर्ड यूनिट में क्या क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है, देखिए कि ये सभी चीज़ें देखिए इसमें मैंने लिख भी दिया है नोट में कि आपका रिलेशन बिटवीन सोशोलॉजी एंड एजुकेशन का केवल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा।
और समाजशास्त्र, जैसे आपका समाजशास्त्र का अर्थ क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, ये पता होना चाहिए। और फिर सामाजिक गतिशीलता मतलब सोशोलॉजिकल मोबिलिटी, मोबिलिटी के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इन सभी का आपको केवल कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप शॉर्ट आंसर या वेरी शॉर्ट आंसर में ये सारे आते हैं, तो इनको आप इजीली लिख लेंगे, इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। एंड आपका यूनिट 4 में क्या क्या इंपॉर्टेंट है ये देखिए कि समकालीन भारतीय समाज, उसमें इशू क्या क्या है, जेंडर का इशू है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन का इशू है, वैल्यू एजुकेशन का इशू है। तो इसको भी एक रीडिंग आपको करनी है, बस आपका इसमें काम ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आपको ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, इन सब के बारे में जनरल आइडिया होना चाहिए। एंड देखिए कि यू कैन कंप्लीट दिस टॉपिक्स इन 1 डे ईजिली। मैंने जो भी आपको बताया देखिए कि सारे सिंपल हैं, आप इसमें इतना ही पढ़ लीजिए, आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा प्रॉपर। आपको फिर किसी अन्य चीज़ को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैंने पूरा सिलेबस के ही अकॉर्डिंग ये बनाया है, तो इसको आप देख लीजिए। एंड अब आपका सेकंड पेपर स्टार्ट हो जाता है, शिक्षा यूनिट 1। सेकंड पेपर आपका मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में क्या है, आपको टीचिंग के बारे में पता होना चाहिए एंड लर्निंग के बारे में पता होना चाहिए, और उसका नेचर मतलब प्रकृति क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, एंड उसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं, ये इतना आप यूनिट 1 में केवल आपको इतना ही पढ़ना है। एंड इसके बारे में आपको क्लियर होना चाहिए। देखिए ये जो है ये आपका लॉन्ग में आ जाता है, ये लॉन्ग बन जाता है, तो इसमें एक डिटेल से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और ये सभी उन स्टूडेंट्स के लिए है जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में कह रहे थे, तो ज़रूर इसको पूरा देखिएगा। एंड यूनिट सेकंड में आपको थार्नडाइक, स्किनर, गेस्टाल्ट, ब्रूनर्स, गैगने, ये 5 थ्योरीज पढ़नी होती हैं। तो इसमें से आप ओनली मस्ट है कि आप 2 या 3 के बारे में तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी ही चाहिए, तब आपका काम बन जाएगा। आपको इसमें से किसी 3 को अगर आपने समझा नहीं है तो याद कर लीजिएगा, तब भी आप अच्छे से एग्ज़ाम में लिखने के लायक रहिए, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आना 100% कन्फर्म है। इसमें से 2 या 3 थ्योरीज आपसे पूछी जाएगी, चाहे वो वेरी शॉर्ट में हो या लॉन्ग में, ये 100% कन्फर्म होता है। और ये आउट क्वेश्चन मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, आप इसे देख लीजिएगा, इसमें से एक थ्योरी लॉन्ग में भी आ सकती है। एंड उसके बाद आप देखिए यूनिट 3 में आपको क्या पढ़ना है, मॉडल्स एंड मेथड आपको पढ़ना है, मतलब टीचिंग के क्या मॉडल्स हैं एंड उसके मेथड्स के बारे में एक जनरल नॉलेज ले लीजिएगा। बस आपका ज़्यादा डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपके पास टाइम है तो डीप में पढ़िए, अच्छी बात है। एंड उसके बाद प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन मतलब अभिक्रमित अनुदेशन के बारे में पढ़ लीजिएगा। इसमें लिनियर एंड शाखित अभिक्रमित अनुदेशन दोनों पढ़िएगा, लिनियर एंड ब्रांचिंग, आप दोनों इसको देख कर जाइएगा, ये इजी है, आप आराम से लिख लेंगे। एंड माइक्रो लेसन प्लानिंग क्या होता है, इसमें ये चीज़ें ध्यान रखिएगा कि सूक्ष्म पाठ योजना क्या है, ये कैसे लाभदायक है शिक्षक के लिए। तो ये बस इतना आपको जनरल नॉलेज होना चाहिए। ये देखिए माइक्रो लेसन प्लानिंग अगर आएगा भी तो ये लघु उत्तरी का क्वेश्चन आएगा, मैं आपको पहले बता दूं। एंड इसमें आप आराम से कर लेंगे, इतना कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। और ये देख लीजिए कि मैंने नीचे लिख भी दिया है प्रॉपर कि आपका क्या है, सफिशिएंट टॉपिक्स है, नो नीड टू डीप नॉलेज। आपका डीप नॉलेज की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, सफिशिएंट टॉपिक है, आप आराम से कर लीजिएगा, एक बार भी पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। एंड यूनिट 4 में आपको क्या पढ़ना है, फ्लैंडर्स इंटरैक्शन मॉडल, ये भी एक मॉडल है, आप इंटरैक्शन अंतर क्रिया मॉडल है फ्लैंडर्स का, तो इसको पढ़ लीजिएगा। ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग मतलब जो आपने सीखा है उसको किसी दूसरे काम में कैसे यूज कर सकते हैं, यही है ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। इसमें आपको अच्छे से एक बार नॉलेज ले लेना है बस। उसके बाद आपका मोटिवेशन है, चिल्ड्रन को कैसे मोटिवेट रखेंगे पढ़ाई के लिए, ये आपका एक है टॉपिक। एंड उसके बाद आपका आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है, सूचना संप्रेषण तकनीक, उसके बाद एलसीडी क्या है, ओवरहेड प्रोजेक्टर क्या है, बस इसका बेसिक नॉलेज हो जाए तो आपका काम बन जाएगा, बस आपका इसका बेसिक नॉलेज चाहिए। तो ये था आपका सेकंड, मतलब सेकंड पेपर में इतने यूनिट में देखिए मैं चारों यूनिट्स के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर आया हूँ, कुछ भी छोड़ा नहीं हूँ। तो आप सारे ये बस इतने का नॉलेज ज़रूर रखिएगा, आपके सारे 100% क्वेश्चन फंस जाएंगे इसी में से। एंड आपका जो थर्ड पेपर है उसका स्कूल मैनेजमेंट क्या है एंड उसके बाद ये क्यों होता है और ये कैसे किया जाता है, ये सारा चीज़ें आपको पता होनी चाहिए स्कूल मैनेजमेंट के बारे में। तो आप ये एक डिटेल्ड या लॉन्ग आंसर में बन जाता है ये क्वेश्चन,
आप देखेंगे प्रीवियस ईयर्स में तो आपको मिल जाएगा। स्कूल मैनेजमेंट पर एक डिटेल डिस्कशन आपको करनी होती है। एंड टाइम टेबल, उसके बाद इसमें आपको टाइम टेबल के बारे में पता होना चाहिए, स्कूल की बिल्डिंग के बारे में एंड हॉस्टल के बारे में, और इनकी क्वालिटीज़ क्या हैं, मतलब विशेषताएं क्या होती हैं, और जो ये ड्यूटीज़ क्या हैं। जैसे बिल्डिंग में, हॉस्टल में वार्डन होते हैं, जो हॉस्टल वार्डन होते हैं, उनकी ड्यूटीज़ क्या हैं, ऐसे टाइम टेबल की क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ये सभी चीज़ों पर भी आप ध्यान रखिएगा और आप इजीली ये पेपर भी कंप्लीट कर लेंगे, थर्ड पेपर। एंड यूनिट सेकेंड में आपको लाइब्रेरी के बारे में है एंड प्रिंसिपल के क्या कार्य हैं, टीचर का है, देखिए इनकी भी क्वालिटी, इनका रोल क्या है और इनकी ड्यूटीज़ क्या हैं। बस इतना आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। एंड यूनिट थर्ड में आपको क्या पढ़ना है, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब शैक्षिक प्रशासन के बारे में आपको पता होना चाहिए। एंड उसके लेवल क्या है, सेंटर लेवल पर क्या है, स्टेट लेवल पर कैसे है, लोकल लेवल पर उनका कैसे क्रियान्वयन होता है और उनमें क्या क्या समस्याएं हैं, ये चीज़ें पढ़नी है। सोशल मतलब स्कूल फाइनेंस, मतलब शैक्षिक या स्कूल वित्त, ये भी आपको पता होना चाहिए, मतलब स्कूल बजट के बारे में कि स्कूल में आय कहाँ से आ रही है और कहाँ पर खर्च किया जाता है, ये सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बस यूनिट थर्ड में आपको इतना पढ़ना है। एंड यूनिट फोर में आपको हेल्थ एंड हाइजीन के बारे में पढ़ना है, इसकी डिफिनीशन आनी चाहिए, इसकी आवश्यकता क्यों है, ये सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एंड इसका हेल्थ एजुकेशन का स्कूल में क्या इम्पोर्टेंट है, ये पता होना चाहिए। और फर्स्ट एड, मतलब प्राथमिक सहायता क्या होती है, जैसे कॉलेजेस में या खेलते हुए बच्चों को चोट लग जाती है तो प्राथमिक उपचार क्या है, वो है। उसके बाद आपको मिड डे मील के बारे में पढ़ना है, इसके बारे में, इसकी उपयोगिता क्या है, ये इसमें कैसे अच्छा किया जा सकता है, ये सभी चीज़ें पढ़ लीजिए। आपका थर्ड पेपर भी कंप्लीट हो जाएगा और ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लेंगे तो आपका 90% क्वेश्चन आ जाएंगे। आपका फोर्थ पेपर में इंक्लूसिव एजुकेशन, मतलब समावेशी शिक्षा में पहले आपको समावेशी शिक्षा का मतलब पता होना चाहिए, उसका कॉन्सेप्ट क्या है वो पता होना चाहिए, और उसका स्कोप क्या है ये पता होना चाहिए, और नेशनल पॉलिसीज़ क्या क्या बनाई गई हैं डिसेबल्ड के लिए, ये आपको पता होना चाहिए। एंड उसके बाद यूनिट 2 में क्लासिफिकेशन करना है कि दिव्यांग व्यक्तियों का क्लासिफिकेशन क्या है, दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित और आर्थो, मतलब अदर्स जो हैं, जैसे जिनकी मतलब हड्डियाँ मतलब विकृत हैं, अस्थि विकृत हैं, ये उन सभी के लिए है। एंड उसके बाद इनकी प्रॉब्लम्स क्या होती हैं एंड इनकी मतलब इनको कैसे एजुकेट किया जा सकता है, उसकी प्रॉपर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, इस पर आपको बस आपको पॉइंट वाइज सारे पॉइंट्स को लिख लेना है, उसके बाद एग्ज़ाम में उन्हीं को एलोबरेट कर देना है। एंड यूनिट 3 में मेंटल एक्सपेशनल, मतलब एक्सेप्शनल कौन कौन से हैं, गिफ्टेड स्टूडेंट्स कौन से होते हैं, रिटार्ड स्टूडेंट कौन से हैं, लर्निंग डिसेबल्ड स्टूडेंट्स कौन कौन से हैं, एंड इमोशनली एंड सोशली डिप्राइव्ड जो बच्चे हैं उनके साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, शिक्षक का क्या भूमिका है, माता पिता की क्या भूमिका है, ये सभी चीज़ें आपको इसमें लिखनी है। एंड यूनिट 4 में आपको स्पेशल एजुकेशन वर्सेस इंक्लूसिव एजुकेशन, मतलब विशिष्ट शिक्षा वर्सेस समावेशी शिक्षा में क्या अंतर है ये पता होना चाहिए। आपका टीचर एटीट्यूड क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स के प्रति, ये एंड कम्युनिटी अवेयरनेस क्या होनी चाहिए डिसेबल्ड पर्सन के लिए, ये होना चाहिए। एंड आप इजीली कंप्लीट कर लेंगे अपना पूरा होल सिलेबस। बस इतना ही आपको चारों पेपर में पढ़ना है, ये ध्यान रखिएगा। और ये पूरी वीडियो का आप जो भी ये टॉपिक्स हैं अपनी बुक में या जो भी नोट्स आपने लिया है अंडरलाइन कर लीजिए, आप उतने ही क्वेश्चन पढ़ के जाएंगे तब भी आपके काम हो जाएंगे। एंड इसके बाद देखिए कि एग्ज़ाम कॉपी कैसे लिखें, ये सबसे ज़्यादा डाउट है स्टूडेंट्स का। तो देखिए कि जहाँ तक पॉसिबल हो सके आप पॉइंट वाइज अपने बात को रखिए पॉइंट में, एंड आपको डायग्राम हो सके जितना वो बनाइए। एंड थिंकर्स के थॉट, ये इम्पॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। एंड नो मोर लॉन्ग एंड नो मोर शॉर्ट, आपके आंसर ना बहुत ज़्यादा लंबे होने चाहिए और ना बहुत ज़्यादा छोटे होने चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। और वर्ल्ड लिमिट का ध्यान रखिएगा, उसके साथ साथ अपनी टाइम लिमिट का भी ध्यान रखिएगा। एंड अगर ये सारी चीज़ें आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप अच्छा से एग्ज़ाम लिख पाएंगे और आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। और जो भी आपके डाउट होंगे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और आप सभी लोग स्टूडेंटो अड्डा से जुड़ जाइए और जो भी नई अपडेट आएगी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।